नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बहुत सारी विषय सामग्री के अध्ययन करने के बाद अब हम यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। यह बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बुक है जिसके अंतर्गत हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग में आज ये हमारा 123वें नंबर का प्रश्न है इस बुक के अनुसार, और हमारी आज की कक्षा का पहला प्रश्न है। अन्य परीक्षा उपयोगी बातें वीडियो के मध्य में होंगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा रचित है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसमें कृषिक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि विभिन्न रचनाएं इन्होंने की हैं। यूपी में पीजीटी 2015 में जो जीआईसी प्रवक्ता वाला पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था। आज का यह जो हमारा प्रश्न पत्र है, जितने भी आज प्रैक्टिस, इसमें यूपी में जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनके प्रश्नों का संकलन अधिक है। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस प्रैक्टिस बुक में पूरे भारतवर्ष के राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के पुराने पेपर्स का संकलन है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, भले ही ये पीजीटी में पूछा गया है, यूपी पीजीटी में, लेकिन यह अन्य परीक्षाओं में भी बारंबार पूछा गया है। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? सतसई किसने लिखी है? तो वियोगी हरि ने सतसई लिखी है। इनकी वीर सतसई नामक कृति है। तो वियोगी हरि की वीर सतसई सबने सुनी है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम पथक, मेवाड़ केसरी, गद्य काव्य अंतर्नाद, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धाकरण, पगली। विशेषतः इनका एक तो प्रेम शतक याद रखिए। आधुनिक युग में प्रेम शतक रीति काल में भी कई हैं। एक तो इनका आधुनिक युग में इनका प्रेम शतक आप याद रखेंगे। दूसरा मूलतः वीर सतसई इनकी याद रखेंगे। एक तो सतसई है, बिहारी जी की काफी फेमस हुई है। तो मैंने कहा ना, रीति काल में तो काफी लिखी गई है, लेकिन आधुनिक काल में वियोगी हरि, जिनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी था, द्विवेदी युग के हैं और इनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी है, किंतु ये वियोगी उपनाम से कविता करते थे, फिर नाम ही इनका वियोगी हरि हो गया। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटनी है उद्धव शतक। बिना किसी गड़बड़ के आप इसे छाट सकते हैं, उद्धव शतक। भ्रमर गीत किसकी है? भ्रमर गीत है सूरदास की। गीतावली किसकी है? गीतावली तुलसीदास की है। रश्मि रथी दिनकर की है और उद्धव शतक है। इसके अलावा इनकी, बेटा उसको छोड़ दो, आवाज नहीं करो। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं गंगावतरण, हिंडोला, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक आदि, और इनकी रचनाएं पूछी ही जाती हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो आधुनिक काल में ब्रजभाषा में जिसने रचना करी है वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। भाषा के संबंध में मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगी कि भले ही भक्ति काल की भाषा ब्रज और अवधि रही, फिर रीति काल में देखिए भक्ति काल में अवधि की काफ़ी प्रधानता रही, ब्रज भी साथ साथ चली। रीति काल में आए तो ब्रज भाषा को प्रधानता मिली। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ था, कविता की भाषा ब्रज भाषा बनी रही। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को प्रधानता मिली, लेकिन आधुनिक काल में जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता करी है, द्विवेदी युग में भी। काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय का पद्म प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पच्चीसी, देवसभा, इनमें से कौन सा ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय का? तो इनका पद्म प्रसून है। इनके चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, ये आपको याद ही हैं, लेकिन पद्म प्रसून को भी याद रखिए। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया है। तो आज के पेपर में आपके हरियाणा वाले और यूपी वाले प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया गया है। राजस्थान के भी हैं आगे।
कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कविता ने तुलसी को समृद्ध नहीं करा, बल्कि तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखी तो अपनी रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने कविता को समृद्ध किया है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया है। हम सभी जानते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का जब भी नाम आएगा तो वो आधुनिक युग में इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि और कवियों ने किसमें, और कवियों ने द्विवेदी युग के बाद और द्विवेदी युग में खड़ी बोली को प्रधानता दी अपनी कविता में, किंतु रत्नाकर जी की विशेषता है कि उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। और जो कोई अपने युग में अलग तरीके का कार्य करता है, या तो जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है या जो नई उद्भावना करता है, नए तरीके के कार्य करता है, वह फेमस हो जाता है। उसमें गुण भी होने चाहिए। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये आपका पूछा गया था। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है। यह आपके यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा है, हरियाणा में 2017 में पूछा है। मैंने आपसे बार बार कहा कि ये प्रश्न सभी राज्यों में रिपीट हो रहे हैं, बार बार इनके वो नहीं बताऊंगी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको। व्याख्या रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है। और आप लोग इस बात को ध्यान जरूर दें कि चलिए पहले इसे देख लेते। साकेत 1931 उर्मिला का विरह वर्णन है। फिर 31 के बाद 32 में ये यशोधरा का वर्णन करते हैं। 1932 द्वापर 36 और जय भारत 52। तो पूरा साकेत तो मैं आपको बुकशाला पर उपलब्ध करवाऊंगी, लेकिन ये जो चैनल है हिंदी नेटशाला, इसकी प्लेलिस्ट में आप साकेत का 9वां सर्ग देख सकते हैं। आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी 9वां सर्ग से कई प्रश्न परीक्षाओं में, मतलब कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। तो साकेत का, पूरे साकेत में तो 12 सर्ग हैं, लेकिन 12 सर्ग पढ़ने में आपको समय लगेगा। आपके सिलेबस में है तो पढ़िए, नहीं है तो फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। एमए में आपने पढ़ाई होगा, लेकिन 9वां सर्ग आप जरूर करके जाइएगा, भले ही आपके सिलेबस में है अथवा नहीं। अब ये जो प्रश्न है इसमें 3 परीक्षाओं के नाम दिए, 3-4 परीक्षाओं के, लेकिन ये वो प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914, प्रिय प्रवास 1914, कामायनी 1935, कामायनी 1935, साकेत 1931, वैदेही वनवास मुझे याद नहीं है, देखते हैं इसमें दे रखा है, हाँ वैदेही वनवास 1941। देखिए प्रिय प्रवास 1914 और 14 में से इधर 14 इधर 1 लगा दोगे तो वैदेही वनवास हो जाएगा, यानी कितने वर्ष बाद लिखा है देख लीजिए। KVS PGT में पूछा है, DSSB में पूछा है, नेट परीक्षा में पूछा है और नेट परीक्षा में वापस पूछा है, फिर NVS में पूछा है, फिर UP TGT में पूछा है, फिर GIC प्रवक्तावर्ती में पूछा गया है, फिर राजस्थान के में भी पूछा हुआ है, हरियाणा के में भी पूछा हुआ है। मैंने आपसे कहा ना कॉमन प्रश्न है ये। कुछ ग्रंथ हैं जिनके आप प्रकाशन वर्ष प्लीज याद रख लीजिएगा, इसमें जितने भी हैं पूछे ही जाते हैं। पुनः दोहरा देते हो, याद करिए मेरे साथ। प्रिय प्रवास 1914, साकेत 31, कामायनी 35, वैदेही वनवास 41। ये 14 है, ये 41 है, ऐसे करके याद रखेंगे ट्रिक से तो याद हो जाएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। शुक्ल का कथन भी देख लेते हैं। और यदि गद्य कवियों के या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, ये शुक्ल ने कहा है। और ये ऊपर ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और RPSC में 2015 में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह भी RPSC में 2015 में पूछा गया है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर, वैदेही वनवास। अब हम ऊपर ही इसको पढ़ आए कि वैदेही वनवास 1941 में हरियोध ने लिखा है, तो ये गलत नहीं होगा ना।
आगे बढ़ते हैं। व्याख्या जहाँ पढ़नी ज़रूरी होगी मैं वहाँ पढ़ूंगी, बाकी मैं जब क्रमबद्ध रूप से आपको लगा रही हूँ सारे और आप डेली पढ़ रहे हैं तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो शिक्षार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो, यूपी से, राजस्थान से, प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंधों की, कहानियों की, उपन्यास भी हैं, नाटक भी हैं, सब कुछ आपको और जितनी भी कविताएं आपका आदिकालीन काव्य है, मध्यकालीन काव्य है या आधुनिक काव्य है, कविताएं हैं, सब उपलब्ध हैं। बस प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। इसके अलावा कोई रचना, कोई कविता आपके सिलेबस में हो जो मैंने नहीं करवाई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे करवाऊंगी। कोई पुस्तक विशेष आप पढ़ना चाहें वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ लेंगे। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये हमने शुक्ल की बुक में पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, रामचंद्र शुक्ल की बुक प्लेलिस्ट में है, उसे जरूर पढ़िएगा आप। जीआईसी प्रवक्ता में ये 2017 में पूछा हुआ है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह कौन है, कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है, प्रेम पथिक, इनकी रचना है प्रेम पथिक, तो शायद ये उसी से लिया हुआ है। हालांकि प्रेम पथिक मेरी पढ़ी हुई नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ठीक है, अन्य लेखकों की पंक्तियां देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, अब जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ इन्होंने व्याख्या के लिए दे दिया। जरूर माखनलाल चतुर्वेदी की तो बहुत सारी है, फिर चलो देख लेते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, और ये फूलों, ये ना पुष्प की अभिलाषा, उसी से है ना कि जहां देश के लिए वीर जाते हैं उनके रास्ते पर डाल देना। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कौन सी, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। श्रीधर पाठक की है, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। तो ये जो है आपकी, ये जो है शुक्ल वाली जो किताब है उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है, यह भी जीडीसी प्रवक्ता 2017 में पूछा हुआ है। तो ये चंपू विधा का काव्य है। चंपू यानी गद्य पद्य दोनों हैं। जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? जकी उपनाम तखल्लुस, तो ये थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी जगन्नाथ दास से आप जकी लगा लीजिए, और ये उर्दू में गजलें लिखते थे। अब बताइए, ब्रजभाषा के कवि हैं, उर्दू में गजलें लिख रहे हैं, तो ये है ना तारीफ की बात, इनका टैलेंट है ये। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था, रत्नाकर इनका उपनाम था। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचना में से एक महाकाव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, रामचरित, चिंतामणि और साकेत। अब साकेत, प्रिय प्रवास तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, साकेत के 12 सर्ग आपको पता ही है, तो ये है जयद्रथ वध, ये खंड काव्य है। और रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो ये वंशीधर शुक्ल की रचना है। हम इस गाने को सभी जानते हैं, और इसका लेखक आज हमें मालूम चला, इसके लेखक हैं वंशीधर शुक्ल। देखिए कितनी अमर रचनाएं लिख गए। कुछ लेखक एक हैं, अब सब औरों को तो जानते हैं, सब मैथिली शरणगुप्त को जानते हैं, तुलसीदास, सूरदास सबको जानते हैं, लेकिन वंशीधर शुक्ल जो इतना बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग लिख कर गए हैं उनको नहीं जानते। और इसके अलावा इनकी दूसरा देखिए कौन कौन सी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये वंशीधर शुक्ल हैं जिन्हें अवधि का सम्राट कहा जाता है। और उठो सोने वालों सवेरा हुआ, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई। तो अब याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एक नई जानकारी मुझे आज जानने को मिली, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। आप में से कितने लोग हैं जो पहले से इस बात को जानते थे? अगर ऐसा है
तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं भी या नहीं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए। समय आपके पास रहे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसके अंतर्गत हिंदी बुकशाला पे मैं आपको करवा रही हूँ। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अब सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और थोड़े से प्रवृत्तियों पे, अवधारणाओं पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषता तो कौन सी है, कौन सी नहीं है? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता है, इतिवृत्तात्मकता है, नीति और आदर्श का चित्रण है। कल्पना का अतिरेक नहीं है, कल्पना तो छायावाद में हो गई। तो ये पूछा है आपके जीडीसी प्रवक्ता 2017 में। राजस्थान स्कूल शिक्षा यानी ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें राष्ट्रीयता का अभाव है, यही गलत है। राष्ट्रीयता तो उस युग की विशेषता है। नीति और आदर्श की प्रधानता सही है। वर्ण विषयों का विस्तार हुआ, ये भी सही है। और सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, यह भी सही है। सबसे पहला वाला ही साफ पता चल रहा है। राष्ट्रीयता तो द्विवेदी युग की विशेषता है। 1900 से 1920 का जो समय, 1900 से 1920 का समय कई आंदोलनों का भी वो समय रहा है, तो जनता उस समय जागृत हो रही थी। तो उसको डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? उद्धव शतक। डॉक्टर रमा शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डॉक्टर रसाल की भी है। डॉक्टर रसाल ने 1917 में लिखी है। अन्य कृति इनकी काव्य पुरुष है। तो ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, ये हरियाणा के रहे होंगे या जो भी है, बट आप देख लीजिएगा। ये भी एक नया प्रश्न है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उद्धव शतक मुझे अब तक जगन्नाथ दास रत्नाकर का ही मालूम था। तो ये नई चीज हम सबको सीखने को मिली। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किस ने किया है? तो ये किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरल पदबद्ध अनुवाद किया है। ये हरियाणा असिस्टेंट पेपर में पूछा हुआ है। ये भी एक नई चीज मालूम हुई है, मुझे याद नहीं थी ये। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। तो ये तो पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है। DSSB का देखिए, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। ये मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत की रचना है ये। राम तुम मानव नहीं हो क्या, UGC नेट में पूछा हुआ था। खैर ये DSSB में पूछा है, और UGC नेट में भी इसी तरीके का पूछा हुआ है, राम तुम मानव नहीं हो क्या। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकलाते हैं, दिनकर की है तुम ही अन्नदाता, भारत के सचमुच बैल राज महाराज। किसानों के लिए है हरियोद, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ रोहित हो चला। तो ये प्रिय प्रवास से हैं, और प्रिय प्रवास हम पढ़ेंगे और निश्चित ही हम हिंदी बुकशाला पर उसे पढ़ेंगे। अभी पहले भारत भारती पढ़ेंगे, और सरल इतिहास आपका चल रहा है, वहां पे संक्षिप्त इतिहास है एक्चुअली वह। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? साकेत। और साकेत का नवम सर्ग पूरी तरीके से उर्मिला को समर्पित है, और हमारे चैनल का सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो भी है, तो वो जरूर देखें आप। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आधुनिक काल हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल की प्रैक्टिस बुक आपको हिंदी बुकशाला चैनल पे मिल जाएगी। दोनों साथ साथ करेंगे तो जल्दी सिलेबस हो जाएगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है, और ये शुक्ल ने माना है, और ये सही भी है। ये सब DSSB के। एकांतवासी योगी किसकी है? श्रीधर
पाठक की है और यह गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? कानपुर। ठीक है, कानपुर था। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी जाती है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। कल ये सब व्याख्या इनकी पढ़ चुके हैं। स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। इन्हें शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त में। तू साक्ष हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए घुटनों के बल सरक सरक हम खड़े हुए। तो मैथिली शरण गुप्त की है, राजस्थान वाले पेपर में इसे पूछा हुआ है। और प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम लगवाया गया है, तो आप आसानी से लगा देंगे। सबसे पहले भारत भारती 1912, साकेत 31, यशोधरा 32 और विष्णुप्रिया 57। तो भारत भारती, साकेत और यशोधरा, इनके प्रकाशन वर्ष आपको याद है। विष्णु प्रिया इन्होंने सबसे बाद में लिखा है। अब इसके आगे के प्रश्न हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। वाणी को विराम देती हूँ, मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो के साथ और हिंदी बुकशाला पे मिलती हूँ सरल इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और अपने मित्रों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।